नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में हमारा चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आज उसी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। आज हम देखने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार देखेंगे। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किसने किया वो भी हम देखने वाले हैं। आज हम इसमें देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किसने किया, वो आज सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। किस प्रकार से प्रतिपादन हुआ, कौन कौन से प्रकार थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किया किसने था। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। और ये कहाँ के निवासी थे? ये ब्रिटेन के निवासी थे। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ये ब्रिटेन के निवासी थे। इनकी एक पुस्तक थी, आनुवांशिक बुद्धि पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। कौन सी पुस्तक थी? आनुवांशिक बुद्धि। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। फ्रांसिस गाल्टन ही वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किस के द्वारा किया गया? तो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किया गया। और ये कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक का क्या नाम था? तो फ्रांसिस गाल्टन की जो पुस्तक थी उसका नाम था आनुवांशिक बुद्धि। क्या नाम था? आनुवांशिक बुद्धि। अब इन्होंने कौन सा विवरण प्रस्तुत किया था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा कौन सा विवरण प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ से कौन सा विवरण था? वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार की। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रकार शारीरिक विभिन्नता। सबके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत जो पहला नंबर है वो है शारीरिक विभिन्नता। इसके बाद मानसिक विभिन्नता, उसके बाद भाषाई विभिन्नता, नंबर 4 पर है सामाजिक विभिन्नता, नंबर 5 पर है अभिरुचि विभिन्नता, नंबर 6 पर है संवेगीय संवेगात्मक विभिन्नता, नंबर 7 पर है लिंग आधारित विभिन्नता, नंबर 8 पर है जातीय विभिन्नता, नंबर 9 पर है सीखने से संबंधित विभिन्नता, नंबर 10 है समुदाय आधारित विभिन्नता, नंबर 11 हो गया आपका रुचि आधारित विभिन्नता और नंबर 12 है स्वभाव संबंधित विभिन्नता। ये कुछ विभिन्नताएं हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। आप लोगों को अच्छे से समझना है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जितने भी तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे तथ्य अपनी पर्सनल ज़िंदगी से जोड़कर बताने वाला हूँ। आपकी पर्सनल ज़िंदगी से जोड़कर बताने वाला हूँ। ये ज़िंदगी से जोड़कर क्यों बताए जा रहे हैं? ये ज़िंदगी से जोड़कर इसलिए बताए जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस देखते ही उसका आंसर याद आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 1 की ओर और जानते हैं शारीरिक विभिन्नता क्या होता है। शारीरिक विभिन्नता। अब शारीरिक विभिन्नता क्या होती है? शरीर के अंतर्गत जो विभिन्नताएं होती हैं वही कहलाते हैं शारीरिक विभिन्नता। अब शारीरिक विभिन्नता किस प्रकार से हो सकती हैं? जैसे मोटा, पतला, गोरा, काला, यानी कि कह सकते हैं हम आकार में, रंग या रूप में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वही कहलाती हैं हमारी शारीरिक विभिन्नताएं। अब प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास दर होती है वो अलग अलग होती है। कैसे? भाई कोई तो व्यक्ति होता है जो अधिक लंबा हो जाता है, कोई व्यक्ति होता है जो बौना रह जाता है। कहीं ना कहीं
उसमें वंशानुक्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से ये कह रहा है। रंग, रूप या गोरा काला, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये क्या है, सब शारीरिक विभिन्नताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक विकास की दर भिन्न भिन्न होती है या फिर अलग अलग होती है, जैसा मैंने अभी बताया, जिस कारण प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास भी भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो मनुष्य का शारीरिक विकास है वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, एक समान नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो विकास दर है वो भी अलग अलग होगी, एक समान कभी भी नहीं हो सकती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? आपने देखा होगा एक कक्षा में जब हम 100 स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं या फिर 50 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो शरीर की विभिन्नताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्या सारे बच्चे समान होते हैं? नहीं होते। किसी के माता पिता छोटे हैं तो किसी के माता पिता लंबे हैं। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखिए, समान आयु के बालक बालिकाओं के विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या तात्पर्य है? मान लीजिए किसी की उम्र 10 साल है। अब 10 साल का बच्चा 4 फीट का है, एक दूसरा बच्चा एक और है, उसकी उम्र भी 10 साल है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 3 फीट है। तो यहाँ पर एक समान के जो आयु के बालक हो या बालिका हो उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं मानसिक विभिन्नता की। मानसिक विभिन्नता क्या होती है? मानसिक विभिन्नता होती है, मानसिक विभिन्नताओं में जब दो व्यक्ति होते हैं, किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की बुद्धि मंद होती है, वही कहलाती है हमारी मानसिक विभिन्नता। क्या सभी छात्र या छात्राओं की मानसिक स्थिति एक जैसी होती है, मानसिक बुद्धि एक जैसी होती है? नहीं होती है। अब इसमें कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना तथ्य प्रकट किया है। वो विद्वान कौन कौन से थे? स्किनर हुए हैं, फ्लोरी हुए हैं, और एक और है हमारे फ्रीमैन। ठीक है, कौन से? फ्रीमैन। ये 3 हमारे क्या थे? विद्वान थे जिन्होंने मानसिक विभिन्नता पर अपने मत प्रकट किए। अब इनका क्या मत था ये देख लीजिए आप। फ्रीमैन, स्किनर तथा फ्लोरी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक विभिन्नता देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हम एक कक्षा में जाते हैं और वहाँ जब हम अध्ययन कार्य कराते हैं या फिर हमने बच्चों को याद किया हुआ है उसको सुनते हैं, तो प्रत्येक बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो अलग अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसमें प्रखर बुद्धि के हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो वो क्या है, सारे बच्चे समान नहीं हैं। कुछ बच्चे हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व कर लेते हैं, एकदम से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रयास करने के उपरांत भी वो उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास एक समान नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अतः प्रत्येक कक्ष में बालकों की विभिन्नता जो देखने को मिलती है। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ ये किस प्रकार से काम करता है। आगे देखिए, सर्वप्रथम मानसिक विभिन्नता का वर्गीकरण एवं वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया था? यही तीनों थे जिन्होंने इस कार्य को किया था। कौन कौन थे वो तीनों? नंबर 1 फ्लोरी, नंबर 2 स्किनर, और नंबर 3 कौन थे? फ्रीमैन। ठीक है, यही 3 वो लोग थे जिन्होंने मानसिक विभिन्नता और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1967 में किया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? सर्वप्रथम मानसिक विभिन्नता का विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे फ्लोरी, स्किनर और फ्रीमैन ने। कब किया गया था? तो 1967 में
यह विवरण प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा भी बना सकते हैं, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत कब किया गया था और किस किस व्यक्ति ने किया था। तो यहाँ पे 1967 में वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया और यही 3 लोग थे। कौन कौन थे? फ्लोरी, स्किनर और फ्रीमैन। यही तीनों लोग थे जिन्होंने वैज्ञानिक विवरण और मानसिक विभिन्नता का, यानी कि मानसिक विभिन्नता का जो विवरण था वो प्रस्तुत किया था। अब आगे देखिए, मानसिक विभिन्नता को समझने के लिए इन्हीं तीनों लोगों ने, यानी कि स्किनर, फ्लोरी और फ्रीमैन द्वारा संभाव्य वक्र बनाया गया था। कौन सा? संभाव्य वक्र। अब संभाव्य वक्र क्या होता है? अब हम पहले जान लेते हैं संभाव्य वक्र होता क्या है। संभाव्य वक्र वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एक कक्षा में 100 व्यक्ति हैं, 100 छात्र छात्राएं हैं। उन 100 छात्र छात्राओं की कितनी बुद्धि है या कितने लोग किस प्रकार के हैं, इसी चीज़ को समझने के लिए संभाव्य वक्र का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, और परिभाषा भी देखते हैं इसकी और उदाहरण भी देखते हैं। आइए समझते हैं संभाव्य वक्र क्या है और ये किस प्रकार से अपना कार्य करता है। देखिए, संभाव्य वक्र से इस बात का निर्धारण किया जाता है कि प्रत्येक कक्ष में, ठीक है, यानी कि एक कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो उसके जो 50% बालक या बालिकाएं होंगी वो किसकी होंगी? सामान्य बुद्धि की होंगी, प्रखर बुद्धि की होंगी एवं प्रतिभाशाली होंगे। यानी कि 50% हम बालकों को ऐसा मान लेते हैं कि उसमें से 50% बच्चे सामान्य बुद्धि के, प्रखर बुद्धि के और प्रतिभाशाली बालक होंगे, तथा उतने ही बालक, यानी कि 50% अगर हम यहाँ पे 100 बच्चों को मानते हैं, 100%, ठीक है, हमने कितना माना? 100%। अब 100% में से 50% तो हो गए हमारे कौन कौन से? प्रखर बुद्धि, ठीक है, प्रखर, प्रतिभाशाली, और सामान्य बुद्धि। कितने परसेंट हो गए ये? 50% हो गए। अब बचे कितने हमारे? 50%। तो 50% बालकों को हम क्या मानते हैं? 50% बालक ऐसे होंगे जो मंद बुद्धि के होंगे, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि। ये बुद्धियां होती हैं हमारी। 50% बालक प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि और सामान्य बुद्धि के होंगे। तो 50% ही बच्चे इसमें कैसे होंगे? मंद बुद्धि के होंगे, जड़ बुद्धि के होंगे और मूर्ख बुद्धि के बालक इसमें होंगे। आइए समझते हैं कि वक्र किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से ये वक्र कार्य को करता है। ये कुछ हमने ग्राफ टाइप का बना दिया है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से ये काम करने वाला है। यहाँ पे टोटल तो हो गए हमारे कितने प्रतिशत? 50%। 50% छात्र हमारे कैसे हो गए? सामान्य बुद्धि के हो गए। कौन से वाले हो गए ये? सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि के। इनका आईक्यू लेवल क्या होता है? इनका आईक्यू लेवल होता है 90 से 110, 90 से 110 इनका क्या होता है? आईक्यू लेवल होता है। उसके बाद ये हमारे 16% छात्र छात्राएं ऐसे हो गए सामान्य से थोड़ा सा उच्च,
सामान्य से उच्च, यानी कि सामान्य से थोड़ा सा क्या है, ये ऊपर है। इनका आईक्यू लेवल क्या होगा? इनका आईक्यू लेवल होगा 110 से 120 तक। कितना? 110 से 120 तक। अब इसके बाद 7% ऐसे होंगे प्रखर बुद्धि। कैसी बुद्धि है ये? प्रखर बुद्धि के। इनका आईक्यू लेवल कितना होगा? 120 से 139 तक। ठीक है। अब 2% कैसे होंगे? 2% होंगे प्रतिभाशाली। इनका आईक्यू लेवल क्या होगा? इनका आईक्यू लेवल होगा 140। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ पे 50% टोटल था। 50% विद्यार्थी हमारे कैसे थे? सामान्य बुद्धि के थे, जिनका आईक्यू लेवल कितना था? 100 से 110। सामान्य बुद्धि के 16% हुए। 16% का कितना था आईक्यू लेवल? सामान्य से उच्च की ओर कार्य कर रहे। ये सामान्य से उच्च की ओर बुद्धि वाले थे, जिनका आईक्यू लेवल था कितना? 110 से 120। अब 7% लोग ऐसे थे जो कैसे थे? प्रखर बुद्धि के थे, जिनका आईक्यू लेवल कितना था? 120 से 139 तक। और 2% ऐसे थे जो प्रतिभाशाली थे, जिनका आईक्यू लेवल कितना था? 140 था। अब जोड़ लीजिए इनको। 16% ये हुए, 7% ये हुए और 2% ये हुए। 16 और 7 23 और 2 25, यानी कि 25% हमारे ये 3 प्रकार के लोग थे। कौन कौन से? सामान्य से उच्च की ओर, प्रखर बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली वाले। ये कितने प्रतिशत हो गए हमारे? टोटल 25% हो गए। यानी कि जब 25% हमारे इधर बना है ग्राफ, तो 25% हमारा कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। तभी तो हमारा सेम ये बनेगा 50%। अब यहाँ पे भी सेम यही वाला ग्राफ यहाँ बनने वाला है। यानी कि 16% लोग कैसे होंगे? 7% लोग कैसे होंगे? और 2% लोग कैसे होने वाले हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 16% की। तो ये कैसे व्यक्ति होंगे? सामान्य से निम्न की ओर। कहाँ से होंगे? सामान्य से निम्न, यानी कि जो सामान्य बुद्धि से थोड़ा सा क्या होंगे? नीचे वाले होंगे। अब सामान्य बुद्धि, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है भाई? इनका आईक्यू लेवल होता है 80 to 89, यानी कि 80 से 89 के बीच का इनका क्या होता है? आईक्यू लेवल होता है। 7% लोग कैसे होंगे? मंद बुद्धि वाले होंगे। कैसे? मंद बुद्धि। ठीक है। और 2% लोग कैसे होंगे? 2% लोग होंगे मूर्ख बुद्धि के। कैसी बुद्धि होगी इनकी? मूर्ख। कितना भी पढ़ा लो, कितना भी सिखा लो, इन्हें समझ में नहीं आने वाला। तो ये हमारा कितना हो गया? 16 ये है, 7 ये है और 2 ये है। तो इनका सब टोटल मारेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 25% हो जाएगा। कितने प्रतिशत? 25%। अब इन सबको जोड़ लीजिए। 25% के ये मूर्ख लोग हो गए, यानी कि सामान्य बुद्धि से नीचे वाले मूर्ख लोग हो गए। इसमें मंद बुद्धि वाले हो गए और सामान्य से नीचे वाले हो गए। कितने प्रतिशत हैं वो? 25%। 25% ही हमारे कैसे हो गए? सामान्य से उच्च की ओर हो गए, प्रखर बुद्धि वाले हो गए और प्रतिभाशाली वाले बालक भी आ गए। कितने प्रतिशत में? 25% में। और 50% लोग ऐसे थे जो नॉर्मल बुद्धि के थे, यानी कि सामान्य बुद्धि के थे। तो ये कौन सा वक्र हुआ हमारा? संभाव्य वक्र है ये, संभाव्य वक्र। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बालक एवं बालिकाओं के गणना करने के लिए, मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? सामान्य बुद्धि कितनी होती है? सामान्य बुद्धि का आईक्यू क्या होता है? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 90 से 110 होता है। प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू क्या होता है? 140 होता है। प्रखर बुद्धि वालों का आईक्यू क्या होता है? 120 से 139 होता है। सामान्य बुद्धि, सामान्य से उच्च की
जो और चलते हैं बुद्धि वाले उनका IQ क्या होता है 110 से 120 होता है, और सामान्य से निम्न वालों का IQ कितना होता है 80 से 89 के बीच में होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं पूछ लेता हूँ आपसे, संभाव्य वक्र तो ये बन गया ये, लेकिन ये है किस चीज़ का? तो ये है मानसिक विभिन्नता का, मानसिक विभिन्नता। और इसका संभाव्य वक्र है मानसिक विभिन्नता का, और इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? स्किनर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? स्किनर के द्वारा। तो अब आपका यहां से क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला है। अब स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने बताया है कि प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत 2% बालक ऐसे होंगे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है, स्किनर के अनुसार प्रत्येक कक्ष में 2% बालक एवं बालिकाएं ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो आंकड़ा कहा जाएगा वो कितना कहा जाएगा? 2% कहा गया है। अतः इस संभाव्य वक्र से इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि कक्षा के प्रत्येक बालक की मानसिकता एक समान नहीं होती है। यानी कि इस वक्र से हम क्या समझ सकते हैं, जो बालक होंगे या बालिकाएं होंगी उनकी जो मानसिकता है वो एक समान नहीं होने वाली है। यानी कि प्रत्येक बच्चे की मानसिकता क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंस होगी। सब में क्या होगा? डिफरेंट होगा। भाई कोई बालक बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, तो क्या है? ये सब चीज़ अलग अलग है। ठीक है, और उनमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता क्या मिलती है? उसमें देखने को मिलती है, इसी कारण से मिलती है। अब स्किनर एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग कक्षा के उन बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो बालक कक्ष में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। स्किनर के अनुसार स्किनर ये कहते हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होंगे उनके लिए प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो कक्ष में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट है भाषाई विभिन्नता। भाषाई विभिन्नता। अब भाषाई विभिन्नता क्या है भाई? भाषाई विभिन्नता के बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, और कल जो जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जितने भी हमने ये प्रकार लिखाए हैं, कल के टॉपिक में हम सारे के सारे ख़त्म करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।